हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन कराया था। तो उस क्लास में मैंने वृक्क के आंतरिक भाग में दो भाग बताए थे, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। जब प्रत्येक वृक्क के चारों ओर एक दृढ़ तंतु में संयोजी ऊतक पाया का आवरण पाया जाता है, जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। वृक्क संपुट के आंतरिक भाग में वृक्क दो भागों में बटा होता है। नंबर एक भाग था आपका कॉर्टेक्स और दूसरा भाग है आपका मेडुला। कॉर्टेक्स भाग की बात करें, हम बता दिया था मैंने, रिवाइज कर देता हूं कि वृक्क संपुट के अंदर स्थित जो वृक्कीय भाग है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इस भाग के अंदर नेफ्रॉन का जो मेलमिकी कोष है वो पाया जाता है, जिसके कारण यह एक यानी कणका के समान दिखाई देता है। रंग इसका गहरा लाल होता है। अब हम आगे बात करें तो कॉर्टेक्स भाग के अंदर कुछ सक्रिय उभार पाए जाते हैं जो मेडुला में धसे रहते हैं। ये सक्रिय उभार है बेटा, जो मेडुला के अंदर क्या हो रहा है, धसे हैं। इनको हम वर्टनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। कॉर्टेक्स भाग के अंदर मेलमिकी कोष, समीपस्थ कुंडलित भाग और दूरस्थ कुंडलित भाग पाए जाते हैं। दूसरा भाग था आपका मेडुला। हेडिंग लिख लो बेटा, मेडुला। एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, प्रीवियस क्लास में समझा दिया था मैंने। यह वृक्क का आंतरिक भाग होता है। यह वृक्क का आंतरिक भाग होता है जिसमें नेफ्रॉन के एक तो हेलने का लूप और एक संग्रह नलिका ये पाए जाते हैं। इसमें बेटा मेडुला भाग, इसमें शंकु के आकार के उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम वृक्कीय पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड प्यालेनुमा भाग में स्थित होते हैं। ये पिरामिड प्यालेनुमा, ये जो एक प्याले का नुमा है, इस प्यालेनुमा भाग में स्थित होते हैं। इस भाग को हम कैलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैलेक्स। ये जो भाग है, प्रत्येक भाग, ये कैलेक्स कहलाएगा। और कैलेक्स पूरा का पूरा संयुक्त होकर, बेटा देखो ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम कैलेक्स कहते हैं। और ये जो कैलेक्स है संयुक्त होकर आगे मूत्र वाहिनी में यानी पेल्विस नामक एक क्षेत्र बनाता है और पेल्विस क्षेत्र मूत्र वाहिनी में खुलता है। लिख लीजिए बेटा, मेडुला में यह है। साथ के साथ देखो बेटा, मैंने इसको कल भी समझा दिया, आज भी समझा दिया। वृक्क का आंतरिक भाग है जिसमें हेनले का लूप और संग्रह नलिका पाई जाएंगी। इसमें शंकु के आकार के उभार पाए जाएंगे, जिन्हें हम ये पिरामिड कहेंगे। ये पिरामिड एक प्यालेनुमा भाग में स्थित होते हैं, जिसे हम कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स संयुक्त होकर एक पेल्विस क्षेत्र बनाता है और ये पेल्विस क्षेत्र मूत्र वाहिनी के अंदर खुलता है। तो मेडुला में लिखिए बेटा, यह वृक्क का आंतरिक भाग होता है। यह वृक्क का आंतरिक भाग होता है, जिसमें नेफ्रॉन की संरचना का हेनले का लूप
लूप और संग्रह नलिका पाई जाती है। संग्रह नलिका पाई जाती है जिसमें नेफ्रॉन की संरचना का हेलिकल लूप और संग्रह नलिका पाई जाती है। इसमें शंकु के आकार के शंकु के आकार के उभार पाए जाते हैं। शंकु के आकार के उभार पाए जाते हैं। शंकु के आकार के उभार पाए जाते हैं जिन्हें प्रकीय पिरामिड कहते हैं। प्रकीय पिरामिड कहते हैं। ठीक है साहब, ये पिरामिड प्यालेनुमा भाग में स्थित होते हैं। प्यालेनुमा भाग में स्थित होते हैं। प्यालेनुमा भाग में स्थित होते हैं जिसे कैलिक्स कहते हैं। जिसे कैलिक्स कहते हैं। ये पिरामिड प्यालेनुमा भाग में स्थित होते हैं जिसे कैलिक्स कहते हैं। जिसे कैलिक्स कहते हैं। जिसे कैलिक्स कहते हैं। ये जो कैलिक्स है ये संयुक्त होकर यह है कैलिक्स संयुक्त होकर पेल्विस नामक क्षेत्र संयुक्त होकर पेल्विस नामक कीप के आकार में खुलते हैं। संयुक्त होकर पेल्विस नामक क्षेत्र में खुलते हैं। ये जो कैलिक्स है, ये जो कैलिक्स भाग था बेटा, देखो ये उभारे कैलिक्स नामक भाग में पाए जा रहे हैं। ये कैलिक्स संयुक्त होकर एक पेल्विस नामक कीप बनाएंगे। उस कीप में खुलते हैं। और कीप कहाँ खुलेगी बेटा? इसके अंदर मूत्रवाहिनी में। तथा यह है पेल्विस क्षेत्र तथा यह है पेल्विस क्षेत्र। यह पेल्विस क्षेत्र मूत्रवाहिनी में खुलते हैं। मूत्रवाहिनी में खुलता है। ये बेटा वृक्क की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना के दोनों भाग हो गए। आपका कॉर्टेक्स भाग भी हो गया और मेडुला भी हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद जो वृक्क की जो उत्सर्जन तंत्र की संरचना है, उसका दूसरा पार्ट आएगा बेटा मूत्रवाहिनी। पहला था आपका वृक्क खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा भाग बेटा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी पहला वृक्क था आपका, दूसरी आपकी मूत्रवाहिनी। देखो बेटा, ये मनुष्य की दोनों है किडनी, ये बाईं किडनी है, ये दाईं किडनी है। तो प्रत्येक वृक्क के हाइलम क्षेत्र से, ये हाइलम क्षेत्र है दोनों का, प्रत्येक वृक्क के हाइलम के क्षेत्र से, हाइलम भाग से एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है।
लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। इस मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी और गुहा सक्रिय होती है। ठीक है बेटा, मूत्रवाहिनी का वृक्क की ओर स्थित भाग चौड़ा व कीपनुमा होता है। मूत्रवाहिनी का वृक्क की ओर स्थित भाग चौड़ा व कीपनुमा होता है जिसे हम वृक्क श्रोणि या रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा बेटा प्रत्येक वृक्क से निकली मूत्रवाहिनी, प्रत्येक वृक्क से निकली मूत्रवाहिनी आगे मूत्राशय में खुलती है। मूत्रवाहिनियों की भित्ति में क्रमानुकुंचन की गति पाई जाती है जिससे मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। तो मूत्रवाहिनी समझ में आ गया बेटा, लिख लीजिए आप। प्रत्येक वृक्क की लिखो साथ साथ, प्रत्येक वृक्क के हाइलम भाग से, प्रत्येक वृक्क के हाइलम भाग से, प्रत्येक वृक्क के हाइलम भाग से एक लंबी नलिकाकार संरचना, एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम भाग से एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी, मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी एवं गुहा सक्रिय होती है, एवं गुहा सक्रिय होती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी एवं गुहा सक्रिय होती है। ठीक है बेटा, मूत्रवाहिनी का वृक्क की ओर स्थित भाग मूत्रवाहिनी का वृक्क की ओर स्थित भाग या सिरा, भाग कह सकते हैं बेटा, या इसको हम सिरा भी कह सकते हैं। सिरा चौड़ा व कीपनुमा होता है, चौड़ा व कीपनुमा होता। मूत्रवाहिनी का वृक्क की ओर स्थित सिरा चौड़ा व कीपनुमा होता है जिसे वृक्क श्रोणि, जिसे वृक्क श्रोणि या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, प्रत्येक वृक्क से निकली मूत्रवाहिनी, प्रत्येक वृक्क से निकली मूत्रवाहिनी आगे चलकर मूत्राशय में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। प्रत्येक वृक्क से निकली मूत्रवाहिनी, देखो बेटा लंबी नलिकाकार संरचना है, भित्ति मोटी हो गई, गुहा सक्रिय हो गई, मूत्रवाहिनी हो गई। इसका वृक्क वाला सिरा जो है ये कैसा होता है बेटा, थोड़ा सा चौड़ा व कीपनुमा होता है।
कीपनुमा होता है, जिसे वृक्क श्रोणी कहते हैं। वृक्क से निकली मूत्रवाहिनी आगे कहाँ खुल रही है? मूत्राशय में। ठीक है बेटा, और इसकी आंतरिक भित्तियों में मूत्रवाहिनी की आंतरिक भित्ति में क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रमानुकुंचन गति होती, क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, जिससे मूत्र आगे की ओर, बढ़ता है, जिससे मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। ये आपकी बेटा मूत्रवाहिनी हो गई। देख लीजिए आप साथ के साथ में इसको, प्रत्येक वृक्क से निकली मूत्रवाहिनी आगे चलकर मूत्राशय में खुलती है, जिससे मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। क्रमानुकुंचन गति होती है फैलना सुपड़ना, फैलना सुपड़ना। क्रमानुकुंचन गति कहते हैं फैलना और सुपड़ने को। ठीक है बेटा, ये पार्ट हो गया आपका। तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, मूत्राशय। तीसरा पार्ट मूत्राशय। मूत्रवाहिनी खत्म हो गई बेटा आपकी, इसके बाद में मूत्राशय। तीसरा पार्ट मूत्राशय। अब मूत्राशय सुनिए बेटा, ये वृक्क हो गई बेटा। तो वृक्क से निकली दोनों मूत्रवाहिनियां, समझ में आई? भाषा सुनिए आप, ये वृक्क हैं, दोनों वृक्कों से एक जोड़ी मूत्रवाहिनी निकल रही है। एक जोड़ी ये है तो एक जोड़ी ये मूत्राशय एक ही होगा और मूत्रद्वार भी एक होगा, संख्या हो गई। तो वृक्क से निकली दोनों मूत्रवाहिनियां आगे एक थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। इस मूत्राशय के अंदर अस्थायी रूप से मूत्र का संचय किया जाता है। इसकी भित्ति में 3 स्तर पाएंगे। कौन कौन से मैंने बता दिया? पेरिटोनियम का श्रोसा स्तर, अरेखित पेशी स्तर और श्लेष्मी स्तर। मूत्राशय एक शंकु रूपी आकार में होता है। कैसे होता है? शंकु रूपी, जिसका अग्रभाग तो चौड़ा होता है जबकि निचला भाग सकरा होता है। मूत्राशय शंकु रूपी होता है, जिसका अग्रभाग तो चौड़ा होता है जबकि पिछला भाग सकरा होता है। सकरे भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। सकरे भाग पर, सकरा जो भाग है एक छिद्र द्वारा मूत्र मार्ग में खुलेगा। इस छिद्र के पास में एक ऐच्छिक पेशियों की अवरोधनी पाई जाती है, जो कि इसको कसकर बांधे रखती है, लेकिन मूत्र त्यागते समय यह शिथिल हो जाती है, शिथिल हो जाती है। मूत्राशय के अंदर लगभग 700 से 800 ml मूत्र का संचय होता है। नर के अंदर महाशय से आगे होगा और जबकि मादा में योनि के ठीक ऊपर होता है। देखिए बेटा, साथ साथ लेते चलो। वृक्क से निकली, देखो बेटा मैंने आपको पहले समझा दिया है, फिर भी आप लिखिए। वृक्क से निकली दोनों वाहिनियां, वृक्क से निकली दोनों मूत्र वाहिनियां एक थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं। एक थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं। थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं, जिसे मूत्राशय है। वृक्क से निकली दोनों मूत्रवाहिनियां एक थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं, जिसे मूत्राशय कहते हैं।
मूत्राशय में मूत्र का अस्थायी संचय किया जाता है। मूत्राशय में मूत्र का अस्थायी संचय किया जाता है। रक्त से निकली दोनों मूत्रवाहिनियां, ये दोनों मूत्रवाहिनियां निकल रही हैं बेटा, थैलेडोमा संरचना में खुल रही हैं, इसे मूत्राशय कहेंगे। इस मूत्राशय के अंदर मूत्र का अस्थायी रूप से संचय किया जाता है। मूत्राशय की भित्ति में, मूत्राशय टेस्ट करके लिखते हैं बेटा आप हमें इसमें, मूत्राशय की भित्ति में, मूत्राशय की भित्ति में निम्न 3 स्तर पाए जाते हैं। निम्न 3 स्तर पाए जाते। जो मूत्राशय की ये जो भित्ति है बेटा, इस भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर मैंने पहले भी बताया आपको कल, पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर। दूसरा बेटा अरेखित पेशी स्तर। और तीसरा बेटा आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, श्लेष्मीय स्तर। पेरिटोनियम का सिरोसे स्तर बाह्य स्तर होता है बेटा, ये लिख लीजिए इसके बगल में आप, ये बाह्य स्तर हो गया, ये मध्य स्तर हो गया, और श्लेष्मीय स्तर इसका आंतरिक स्तर। 3 स्तर हो गए बेटा, पेरिटोनियम का सिरोसा स्तर, अरेखित पेशी स्तर और श्लेष्मीय स्तर। लिख लीजिए बेटा तीनों को। इसके बाद मूत्राशय शंकुरूपी होता है। मूत्राशय कैसा होता है बेटा, शंकुरूपी। तीनों स्तर लिख लिए। तीनों स्तर लिखने के बाद हम लिखेंगे, लिख लिए बेटा तीनों। अब सुनिए आप, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम, यहां से लिखने के बाद, तीनों स्तर लिखने के बाद, मूत्राशय शंकुरूपी होता है। मूत्राशय शंकुरूपी होता है, जिसका अग्रभाग चौड़ा, शंकुरूपी होता है जिसका अग्रभाग चौड़ा, जबकि निचला भाग शकरा होता है। मूत्राशय शंकुरूपी होता है जिसका अग्रभाग चौड़ा, तो जबकि निचला भाग शकरा होता है। शकरा भाग एक छिद्र द्वारा, शकरा भाग एक छिद्र द्वारा मूत्र मार्ग में खुलता है। मूत्राशय शंकुरूपी होता है जिसका अग्रभाग चौड़ा, जबकि निचला भाग सकरा होता है। सकरा जो भाग है, ये जो सकरा भाग है, एक छिद्र द्वारा मूत्र मार्ग में खुलता है। इस छिद्र के पास, इस छिद्र के पास ऐच्छिक पेशियों की बनी अवरोधनी पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियों से निर्मित इस छिद्र के पास, इस छिद्र के पास या इस छिद्र में, इस छिद्र में लिखिए आप, इस छिद्र में, पास में, इस छिद्र में ऐच्छिक पेशियों से निर्मित अवरोधनी पाई जाती है।
जो इस छिद्र को कसकर बांधे रखे, लेकिन मूत्र त्याग के समय यह शिथिल हो जाती ठीक है बेटा। वृक्क से निकली दोनों मूत्रवाहिनियां आगे चलकर एक थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय में मूत्र का अस्थायी रूप से संचय किया जाता है। 3 स्तर होंगे, पेरिटोनियम का बाह्य स्तर, श्रोत्र स्तर जो होगा, अरेखित पेशी स्तर मध्य स्तर होगा, और आंतरिक स्तर जो होगा वो श्लेष्मीय स्तर होता है। ये शंकुरूपी है। ऊपर का भाग ऊपर का भाग इसका कैसा है, चौड़ा, जबकि निचला भाग कैसा है इसका, सकरा होता है। सकरा भाग एक छिद्र के द्वारा मूत्र मार्ग में खुलता है। इस छिद्र में ऐच्छिक पेशियों से बनी हुई एक अवरोधनी पाई जाती है, जो कि इस छिद्र को कसकर बांधे रखती है। मूत्र त्याग के समय जैसे शिथिल हो जाती है। इसमें फिर लिखेंगे बेटा आप कि मूत्राशय में लगभग ऐसा मूत्राशय में लगभग 700 से 800 ml, कितना बेटा, 700 से 800 ml मूत्र का अस्थायी संचय किया जाता है। अस्थायी संचय किया जाता है। नर में कितनी बेटा, नर में मूत्राशय मलाशय के आगे की ओर स्थित होता है। मूत्राशय मलाशय से आगे स्थित होता है, जबकि मादा में योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। जबकि मादा में योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है बेटा, ये मूत्राशय हो गया आपका। 700 से 800 ml मूत्र का अस्थायी संचय होगा, मलाशय से आगे होगा, किसके अंदर, नर के अंदर, मादा के अंदर योनि से ठीक ऊपर स्थित होता है। लास्ट पार्ट आपका मूत्र मार्ग ऐड लिख लीजिए बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद लिखिए आप मूत्र मार्ग, लास्ट उत्सर्जन तंत्र का लास्ट भाग है बेटा मूत्र मार्ग, इसको लिख लीजिए। चौथा पार्ट मूत्र मार्ग, मूत्राशय के सक्रिय भाग से, ये जो मूत्राशय है बेटा, इसके सक्रिय भाग से एक पतली नलिकाकार संरचना निकलती है, या हम ये कह सकते हैं कि मूत्राशय का सकरा भाग एक पतली नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। इस मूत्र मार्ग की सहायता से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्राशय के सक्रिय भाग से एक पतली नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। इसकी सहायता से मूत्र का विसर्जन किया जाता है। मानव नर के अंदर 15 सेंटीमीटर लंबा होगा, कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, जो कि पेनिस से होकर गुजरता है, जबकि मादा में 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो योनि से होकर गुजरता है। ठीक बेटा, मूत्र मार्ग को आप लिख लीजिए। मूत्राशय के सक्रिय भाग से
मूत्राशय के सक्रिय भाग से एक नलिकाकार संरचना निकलती है। नलिकाकार संरचना निकलती है। मूत्राशय के सक्रिय भाग से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्राशय के सक्रिय भाग से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। इसकी सहायता से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसकी सहायता से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट लाइन से बेटा, मानव नर में मूत्र मार्ग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। 15 सेंटीमीटर लंबा होता है जो शिशन से होकर गुजरता है। जो शिशन पेनिस से होकर गुजरता है। पेनिस से होकर गुजरता है। जबकि मादा में यह 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि योनि में आकर खुलता है। जो कि योनि में आकर खुलता है। मानव में मूत्रमार्ग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि श्वसन से यानी शिशन जो पेनिस है उससे होकर गुजरता है। जबकि मादा में यह 5 सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि योनि में आकर खुलता है। नेक्स्ट लाइन से एक लाइन और लिख देंगे मात्र नर में मूत्र और सीमान एक ही मार्ग से बाहर छोड़े जाते हैं। नर में मूत्र और सीमन एक ही मार्ग से बाहर छोड़े जाते हैं, इसलिए अतः इसे मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। इसलिए इसे मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। जबकि मादा में मूत्र और जनन अलग अलग होते हैं। जबकि मादा में मूत्र और जनन छिद्र अलग अलग होते हैं। छिद्र अलग अलग ये आपका उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो गया। देखो बेटा, उत्सर्जन तंत्र आपका कंप्लीट हो गया बेटा। उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे थे हम, तो उत्सर्जन तंत्र की संरचना में निम्नलिखित भाग होते थे। पहला है बेटा आपका वृक्क, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय और चौथा है आपका मूत्रमार्ग। चारों मैंने भली भांति प्रकार से आपको समझा दिए हैं।
और सभी आपको मैंने लिखा भी दिए। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक है बेटा नेफ्रॉन की संरचना, दूसरा है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो बेटा ये दोनों जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से 3 बड़े क्वेश्चन देखो बेटा कौन कौन से, और तीनों एक दूसरे से संयुक्त होकर आते हैं। उत्सर्जन तंत्र, नेफ्रॉन और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए, या नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करते हुए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। तो इस प्रकार से एक बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसी यूनिट में से। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है आपकी 21 से लेकर 25वें चैप्टर तक है, और इसमें से एक 4 नंबर का आएगा, और इसके जो 8वां में आएगा वो भी इसी चैप्टर इसी यूनिट से आएगा। पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है और रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये 4 हैं। इन 4 में से आपको 8वां में इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसलिए इन चैप्टरों को महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो गया। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या पर्सनल नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद कर लें और नोट्स भी साथ के साथ तैयार कर लें।